हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले इंडियन हिस्ट्री और यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखने वाले हैं पूरा। जैसे कि हमने जियोग्राफी का कंप्लीट किया था, इंडियन जियोग्राफी का, उसी तरीके से हम यहाँ पे जो आपकी हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, उसे यहाँ पे कंप्लीट करने वाले। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया वो किया है मॉडर्न हिस्ट्री, और मैं आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराने वाला हूँ। आपका कोई भी टॉपिक इसमें बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप हिस्ट्री में कोई भी बिना देखे आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी और आपको सारी चीज़ें एकदम क्रैम हो जाएंगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, डेली अपनी क्लास आएगी। अगर आप पूरी सीरीज इसका पाना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा इंडियन हिस्ट्री की, उसमें जाके आप सभी वीडियो आप सभी को मिल जाएंगी। कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो इसलिए पूरे टॉपिक को आपको जरूर देखना है और सभी क्लासेस को देखना है, ताकि पूरे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यानी यूरोपियन का आवागमन से स्टार्ट कर देंगे कि सबसे पहले कौन आया था और कौन गया था। तो ये सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले जो इंडिया में आए थे वो आए थे पोर्चुगीज, और पोर्चुगीज जो आए थे वो आए थे 1498 में। उसके बाद डच आए 1595 में, उसके बाद ब्रिटिश आए 1600 में, और उसके बाद डेनिश आए 1616 में, और उसके बाद फ्रेंच आए 1664 में। तो ये आपको याद रखने हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि ब्रिटिश कौन सी सन में इंडिया में आए थे, तो 1600 में आए थे। इस तरीके से आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन आया था, पोर्चुगीज आए थे, जो कि 1498 में आए थे। आप सभी को पता था 1498 में भारत की खोज की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, जो कि एक पुर्तगाली था। तो इसीलिए सबसे पहले जो भारत में आगमन हुआ था वो हुआ था पुर्तगालियों का। तो 1498 में हुआ था। तो ये यहाँ पे किस लिए आए थे ये भी आपको याद रखना है कि मसालों के लिए यहाँ पे आए थे। आप सभी को बता दें, आज नहीं लेकिन इससे काफ़ी समय पहले इंडिया मसालों के लिए काफ़ी फेमस हुआ करता था। और जिस जगह वास्को डी गामा आया था वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो है मसालों का बगीचा है, केरल में आया था। उसके बाद डच आए थे 1595 में, जो कि आपकी कॉटन, जूट, सिल्क और इंडिगो के लिए आए थे। अगर बात करें हम ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश आए थे हमारे यहाँ पे हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों के लिए। अब चलिए यहाँ पे टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं कि वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 1498 में वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। वह भारत कैपे ऑफ गुड होप के द्वारा आया था। तो याद रखिएगा, कैपे ऑफ गुड होप एक जगह थी जिस रास्ते से वो आया था, और कैपे ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के कैपे टाउन में स्थित है। वह सबसे पहले केरल के कालीकट नामक जगह पर पहुंचा था। तो याद रखिएगा, ये टॉपिक आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की खोज कब की गई थी। तो 1498 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी, जो कि एक पुर्तगाली था, जो कि 1498 में केरला के कालीकट नामक स्थान पे सबसे पहले आया था। उसका स्वागत वहाँ के राजा जमोरिन ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछ लिया गया है कि जब वो केरल के कालीकट स्थान पे पहुंचा तो वहाँ पे किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, तो किसने किया था, राजा जमोरिन ने। वह भारत अपने गैरिब्रल नामक जहाज से भारत आया था। तो ये सभी क्वेश्चन इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया अपने नोट्स में। ये हमेशा पूछे गए हैं और इन्हें मैंने हाईलाइट किया गया है, इसीलिए हाईलाइट किया है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। जैसे कि 1498, तो 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, जो कि पहला पुर्तगाली था। कैपे ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका की कैप टाउन में है, इसीलिए मैंने इसे कर रखा है। केरल कालीकट को भी हाईलाइट किया ताकि वो भी आपको याद रहे। इसी तरीके से राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, तो उसे भी हाईलाइट किया, और गैरिब्रल। तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछी गई हैं, इसीलिए मैं आप सभी को ये हाईलाइट करके पहले से दिखा रहा हूँ। अब देखेंगे 1502 में वो दूसरी बार भारत आया, और 1524 में वो तीसरी बार भारत आया था, और 1524 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। 1498 में आया, वापस चला गया, फिर 1502 में आया, फिर वापस चला गया, और 1524 में आया, और उसके बाद उसकी यहीं पे मृत्यु हो गई। उसका मकबरा गोवा में स्थित है। चलिए अगला देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों की 3 फैक्ट्रियां। तो आप सभी को बता दें कि भारत में जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों ने अपनी यहाँ पे फैक्ट्रियां, व्यापार भी चालू किया। उसकी पूरी हिस्ट्री में आप सभी को पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ। और इंडियन हिस्ट्री में आपका कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, याद रखना। मैं आपको थ्योरेटिकल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पॉइंट वाइज सभी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँ। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई आपको डिटेल में इतना यूट्यूब पर पढ़ाएगा, बट मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, लेकिन सारी चीज़ें एकदम कॉन्सेप्ट हर एक क्लियर रहेगा, याद रखना। तो पुर्तगाली जब भारत में आए तो उन्होंने अपनी 3 फैक्ट्रियां लगाई। तो आपको रखना है CCG, यानी 1503, 1505 और 1510।
1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई, 1505 में कोनूर में लगाई और 1510 में गोवा में लगाई। तो 3 फैक्ट्रियां लगाई। CCG से आपको याद रख लेना है, इसका शॉर्टकट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है CCG, ठीक है। अगला देखेंगे कि पहला पोर्चुगीज जो वायसराय था वो कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था 1505 से लेके 1509 में यहाँ पे पोर्चुगीज वायसराय रहा, जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मोडा उसका नाम था। दूसरा इसका जो वायसराय था पोर्चुगीज वो था अल्बुकर, जो कि 1509 से लेके 1515 तक वायसराय रहा। अगर हम बात करें अल्बुकर को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिएगा सबसे पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मोडा रहा था, लेकिन वो इतना कुछ अपना जो था वर्चस्व नहीं छोड़ पाया था। लेकिन जो अल्बुकर सेकंड था, जो कि 1509 से 1515 तक भारत का वायसराय रहा पोर्चुगीज, उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली सत्ता का। अगला देखेंगे अल्बुकर के काम। तो अल्बुकर के काम क्या थे कि बीजापुर के राजा से गोवा जीत लिया, इसने बगावत की और जो राजा था गोवा का उससे बगावत करके बीजापुर को जीता। फिर सेकंड नंबर पे इसने अपनी राजधानी को कोचीन बनाया। नंबर 3 पे इसने काम किया, इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने को प्रोत्साहित किया। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी भी जगह पे आपको घुसना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उससे रिश्तेदारी जोड़ लो। अगर रिश्तेदारी जोड़ लोगे तो लॉन्ग टर्म आना जाना चालू हो जाएगा और आने जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब एक बार एक देश से दूसरे देश के संबंध होने लग जाएंगे तो वहाँ का आवागमन काफ़ी बढ़िया रहेगा और वहाँ पर टिकने का एक सबसे बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। तो भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए बोला कि जितने बार पुर्तगाली पुरुष हैं अगर वो भारतीय महिलाओं से विवाह करते हैं तो जैसे जितने भर घर में लोग हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, उससे धीमे धीमे जो अपनी सत्ता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी और इंडिया में उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण काम उसने ये डिसीजन लिया कि प्रोत्साहित किया लोगों को, जो पुर्तगाली पुरुष थे, कि आप यहाँ की महिलाओं से शादी करें, बालक बच्चे होंगे तो उससे क्या रहेगा, घर परिवार बनेगा, घर परिवार बनेगा तो हम और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे काम थे अल्बुकर के जिसने उसकी सत्ता को काफ़ी आगे बढ़ाया और जो पुर्तगाली सत्ता थी उसकी एक अच्छी नींव डाली उसने यहाँ पे। आगे बात करेंगे कि इसने पुर्तगाली साम्राज्य से सती प्रथा को हटाया। तो याद रखिएगा जब पुर्तगाली साम्राज्य जो भी था जो उनके कंट्रोल में आता था वहाँ पे सती प्रथा लागू नहीं होती थी। उस टाइम ऑल ओवर इंडिया में सती प्रथा लागू थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए सती प्रथा को बिल्कुल हटा दिया था। 1530 में वायसराय डीनो डी कुंटाए जो कि अपनी राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। तो याद रखना, ये भी आप सभी को याद रखना है कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली वायसराय था जिसने अपनी राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। तो डीनो कुंटो जो था उसने अपनी राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। पुर्तगाली सबसे पहले आए व सबसे अंत में गोवा से 1961 में गए। तो आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। वास्को डी गामा आया था केरल के कालीकट नामक स्थान पे और राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था गैरिबल नाम के जो अपने जहाज से आया था कैप ऑफ गुड टाउन से होते हुए, जो कि साउथ अफ्रीका में कैप टाउन एक जगह शहर था, वहाँ से होते हुए आया था। और ये 1498 में भारत में घुसे और 1961 में सबसे अंत में गए। याद रखना सभी जा चुके थे, डच जो भी ब्रिटिश वगैरह जो भी फ्रेंच सब आए सब चले गए, लेकिन सबसे पहले आए और सबसे अंत तक ये इसीलिए टिके रहे क्योंकि यहाँ पे इनके रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुके थे। इन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ रिलेशन बनाए, उससे शादियाँ की, तो उनके जब इतने ज़्यादा अच्छे संबंध थे इसी वजह से वो 1961 तक 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी लगभग 14 साल बाद तक ये इंडिया में रुके रहे। तो उसका यही एक सबसे बड़ा कारण था, जो कि एक लंबी सोच थी जिससे सोचने के बाद ही ऐसा डिसीजन लिया गया और उसका बेनिफिट उन्हें मिला। अब बात करेंगे 1961 में गोवा को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। तो उसके बाद जब वो वहाँ से चले गए तो वो पूर्ण तरह से आज़ाद हो गया और उसके बाद इंडिया में उसे शामिल कर लिया गया और उसका अभिन्न अंग बन गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया और वो भारत का 25वां पूर्ण राज्य बन गया। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने, जितना बार मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। डच मूलतः नीदरलैंड व हॉलैंड के निवासी थे। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि डच का कहाँ से संबंधित है, कौन सी कंट्री से। तो नीदरलैंड व हॉलैंड के रहने वाले थे। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। डच ने भारत में कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा जो एक तरह से मूलतः अगर हम माने तो कपड़े का जो व्यापार था वो पूरा डचों की देन है। उन्हें यहाँ पे कपड़े का व्यापार वगैरह किया क्योंकि यहाँ का जो कपड़ा था अपनी कंट्री का वो कपड़ा काफ़ी बढ़िया था, लेकिन जो व्यापार था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो बनाया वो डचों ने बनाया।
उन्होंने भारतीयों को अपना व्यापारिक भागीदार बनाया, कि पार्टनर बनाया, जिससे कि अपने व्यापार में आसानी हो और हम जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे घुस सकें और हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाए। इसलिए उन्होंने भारतीयों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम किया। 1759 में बेदरा में युद्ध को हारने के बाद डच चले गए, ब्रिटिश से युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा, बेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था, जो कि डच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। जब ब्रिटिश से बेदरा हार गए तो उसके बाद जो थे ब्रिटिश से डच हार गए तो उसके बाद वो चले गए। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से युद्ध के बाद डचों ने भारत को छोड़ दिया। तो 1759 यानी 1759 का जो बेदरा का युद्ध हुआ था उसमें डचों की पराजय हुई, जिसके बाद वो भारत छोड़ के चले गए। नंबर आगे देखेंगे, डेनिस मूलतः डेनमार्क के निवासी थे। फ्रांस के राजा लुई फोर्थ ने भारत में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जो कि 1664 में बनाई थी। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। लुई फोर्थ ने मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। लुई 14वां था वो, ने भारत में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, जो कि 1464 में की गई थी। 1664 में 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1760 में फ्रेंच और ब्रिटिश ने वॉन्डिवोस का युद्ध हुआ। तो याद रखना कि ये युद्ध आपको काफ़ी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेदरा का युद्ध आप सभी को याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बेदरा का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है कि डच और ब्रिटिश के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ था। उसके बाद युद्ध हुआ वॉन्डिवोस का। तो वॉन्डिवोस का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था, 1759 में बेदरा, और फिर उसके बाद वॉन्डिवोस, जो कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था और फ्रांस हार गए। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू ब्रिटिश जीतते जा रहे हैं हर एक जगह पे। पहले उन्होंने डचों को हराया और अब यहाँ पे फ्रेंच को हरा दिया, और उसके बाद ब्रिटिश आई कॉट फ्रांच काउंट डी लाली। तो जो दोनों साइड से जो लड़ रहे थे, जो सेना नायक थे, वो कौन कौन थे? ब्रिटिश का जो था वो आयरकूट था, और फ्रांस का जो था वो था काउंट डी लाली। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और यहाँ पे फ्रांस ब्रिटिश से हार गए, और उसके बाद उनका जो सत्ता थी वो बिल्कुल एक तरह से खत्म हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड एक दो पॉइंट मैं आप सभी को बता दूंगा कि टाइम कब था। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और जो इसका राजा था वो था लुई 16 इसका राजा था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। हीरो कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, जो इसका था बोनापार्ट, वो उसका हीरो रहा था। सिंबल था ट्री ऑफ लिबर्टी, और स्लोगन था इक्वालिटी, लिबर्टी और फेडरेटी। तो ये उनके स्लोगन थे। सिंबल ट्री ऑफ लिबर्टी था, हीरो नेपोलियन बोनापार्ट था, किंग था लुई 16, टाइम था 1789। फ्रांस की क्रांति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में ये टॉपिक आता नहीं है। अलग से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसमें आता है। लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता दिए हैं। आगे हम बात करेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी, कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? वेस्टर्न साइड के कोस्ट पर कब्जा करना। तो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या किसे कहते हैं। तो जो वेस्टर्न साइड के कोस्ट थे, जो तट थे, वेस्टर्न साइड के समुद्री तट थे, उन पर कब्जा करने को ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। तो देखिए काफ़ी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं, हम स्लो चले हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मैं आप सभी को ट्रीट कर रहा हूं, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। और आज मैंने आपको जितनी बार चीज़ें डिस्कस की हैं, मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई भी चीज़ें छूटेगी। अगर इससे रिलेटेड कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो गारंटी के साथ आप उसका आंसर दे पाओगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो डेफिनेटली श्योर अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं आप सभी को यहाँ पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं अनअकैडमी पे अब डेली हमारी क्लास होगी सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, जिस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, अवधेश कुमार के नाम से, AVADESH
KUMAR, और वहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर आप सभी को मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दे दूंगा। अगर आप कोई भी अनअकैडमी से कोर्स वगैरह परचेज करते हैं तो ऊपर आपको स्क्रीन पे हमारा कोड दिख रहा होगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स, उस कोड को यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इस कोड को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ इस कोड को जरूर यूज़ करें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने अनअकैडमी का लिंक दे दिया, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। डेली 10:30 बजे मॉर्निंग में क्लास होगी और शाम को 8:30 बजे आपको डेली क्लासेस वहाँ पे मिलेंगी मैथ, और मैं आपको GS की वहाँ पे क्लास देने वाला हूँ, और बहुत ही आसानी से एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे हम क्लास करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप जाके अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और मुझे फटाफट से फॉलो करके वहां पे डाउनलोड कर लेंगे और फॉलो कर लेंगे, ताकि कोई भी क्लास आए तो आप सभी को मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग फटाफट से जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे। मैं दोबारा से फिर से कहना चाहूँगा, इंडिया के एक से एक टॉप एजुकेटर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, और बहुत ही आसान तरीके से वहाँ पर आपको फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एक से एक एक्सपर्ट टीचर आपको वहाँ पर मिलेगा, जिसकी मदद से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, वो भी घर बैठे। किसी भी जिस टीचर के लिए आपने सोचा हो कि मैं इनसे पढ़ना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट वो सभी टीचर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से कोई भी क्रैश कोर्स परचेज करें, और ऊपर आपको जो हमारा कूपन कोड दिख रहा है स्टडी फॉर ड्रीम्स, उसे यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग क्रैश कोर्स वगैरह जो भी आप परचेज करना चाहते हैं परचेज करेंगे और मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।